नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। तो आज के मॉक टेस्ट में जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर आप चर्चा करेंगे और आप साथ ही साथ इसमें ये भी देखें कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया या नहीं किया। तो आप कॉपी लेकर के बैठें और साथ में पेन लेकर के बैठें और देखें कि इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। तो देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में जो जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उन्हें आप मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने। और प्रथम क्वेश्चन क्या है? नरलिंग हार्मोन। तो नरलिंग हार्मोन के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन्स नरलिंग हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। इनमें से आप बताएं कमेंट करके कि कौन सा होता है। अगर नरलिंग हार्मोन की बात करें तो नरलिंग हार्मोन्स आपका कौन सा होता है? तो मेल हार्मोन्स के नाम से भी इसे आपका जाना जाता है। तो ये हार्मोन कौन सा होता है? ये होता है आपका ये टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन्स होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? आपका नरलिंग हार्मोन्स बोला जाता है। उसके बाद में अगर यहाँ से देखेंगे जो अन्य हार्मोन्स है जैसे प्रोजेस्टेरॉन है और दूसरा कौन सा है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन्स क्या हैं? ये महिला हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। महिला हार्मोन्स इनको बोला जाता है क्योंकि महिलाओं में मिलते हैं। कौन से हार्मोन्स हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इंसुलिन आपका दोनों में मिलता है और आपने पढ़ा भी होगा जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप पढ़ते हैं कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, या इसी रोग को हम क्या बोलते हैं? शुगर, या इसी को क्या बोला जाता है? डायबिटीज बोला जाता है इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो इस ग्रंथि का भी नाम आप याद रखेंगे। ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इंसुलिन। और जो कृत्रिम इंसुलिन है तो इंसुलिन के टीके की खोज अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट। किसने की थी? आपकी बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन के टीके की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का जो नियम है आप बताएंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने आपका दिया था? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिक्स। तो आपको बताएंगे इसमें किसने दिया था ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और अगर आपसे पूछा है कि वर्तमान में ग्रह की कुल संख्या कितनी है? 8। और जैसे सूर्य आप देखते हैं, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का बढ़ता क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक कोड याद रखेंगे WFE-T2 सन। इससे आपको याद हो जाएगा WFE-T2 सन। W से क्या बन जाएगा? वेडनेसडे, यानी क्या बन जाएगा? वेडनेसडे बन जाएगा आपका बुध। ठीक है। F से क्या बन जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे से क्या बन जाएगा? आपका शुक्र। E से क्या बन जाएगा? अर्थ, यानी क्या बन जाएगा? आपका पृथ्वी। 2 T है तो 2 T में ट्यूसडे पहला आएगा, थर्सडे बाद में आएगा। तो T से पहले से ट्यूसडे और दूसरे से बन जाएगा थर्सडे, यानी क्या बन जाएगा? आपका बृहस्पतिवार। क्या बनेगा? आपका बृहस्पतिवार या बृहस्पति आप कहेंगे। से क्या बन जाएगा? सैटर्न, यानी क्या बन जाएगा? आपका शनि। यू से क्या बन जाएगा? यूरेनस, यानी कि अरुण। और एन से क्या बन जाएगा? एन से बन जाएगा नेपच्यून, यानी कि वरुण। तो ये आपके ग्रह होते हैं और आपने पढ़ लिया कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। और आप पढ़ते हैं कि आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार के आधार पर? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है? आपका बुध। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई आपका उपग्रह नहीं है? तो ऐसे कौन से हैं? बुध व शुक्र। और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमते हैं? शुक्र और अरुण। ये आपके अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण ग्रह को बोला जाता है। आपसे पूछेगा जी नीला ग्रह कौन है? नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी है। लाल ग्रह कौन है? आपका मंगल है। पीला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। हरा ग्रह कौन है? आपका अरुण है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं ग्रह से संबंधित। जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इनमें से आपको बताना है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप बताएंगे कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया। DS पेंटल ने, CN बर्नार्ड ने, D सेट्टी ने, PK सेन ने। इनमें से आप बताएंगे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण। हृदय की अगर आप बात करें, हृदय का जो अध्ययन है तो कार्डियोलॉजी शाखा के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। और मानव हृदय कितने कक्षों का होता है? 4 कक्षों का होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं।
उसके बाद मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और एक बार धड़कने पर कितने ml रक्त पंप करता है? 70 ml रक्त पंप करता है। तो ये हृदय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में हृदय का जो दाएं वाला भाग होता है, जो राइट हैंड वाला भाग है, उसमें कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। और जो बाएं वाला भाग है, लेफ्ट हैंड वाला जो भाग है, इसमें कैसा रहता है? इसमें शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो ये आपके हृदय से संबंधित है। आपने एक रोग पढ़ा होगा, आप पढ़ते हैं कि बाईपास सर्जरी किससे संबंधित है? तो बाईपास सर्जरी तो ये हृदय से संबंधित है। जब आपका ब्लॉकेज आ जाता है तो वहाँ से क्या है, वहाँ से उस वेंस को हटा करके दूसरी वेंस उसमें जोड़ दी जाती है, और इसी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। तो किससे संबंधित? आपके हृदय से। अब बात आती है हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण आपसे पूछा है कि किसके द्वारा किया गया पहला हृदय प्रत्यारोपण? तो हृदय प्रत्यारोपण आपसे पूछे, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपसे याद रखेंगे। तो ये किसने किया था? ये 1967 में किया। और 1967 में दक्षिण अफ्रीका के आपके डॉक्टर थे। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर का नाम क्या है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ये किया गया। और क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा अगर आपसे थोड़ा सा और डीपली पूछ ले कि कहाँ पे किया गया, तो अगर आपसे पूछे कि जोहानिसबर्ग में किया गया, केप टाउन में किया गया, प्रिटोरिया में किया गया, तो आपको बताना है कहाँ पे किया गया। तो आप याद रखेंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा कौन से शहर में किया गया, तो इसे भी आप याद रखेंगे कौन से शहर में किया गया? केप टाउन में किया गया। तो याद रखेंगे विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1967 में दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इनके द्वारा किया गया। और कौन से शहर में किया गया? केप टाउन शहर में आपका किया गया। मानव हृदय कितने कक्षों का होता है? 4 कक्षों का आपका होता है। हृदय का अध्ययन कौन शाखा में करते हैं? कार्डियोलॉजी। ये सब आपने क्वेश्चन पढ़ लिए। नेक्स्ट, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो आप बताएंगे तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु की अगर बात करें, कौन है? पारा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। और अधातु यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अधातु अगर आपसे पूछा जा रहा है, अधातु याद रखेंगे कौन सी होती है? ब्रोमीन। कौन सी होती है? आपकी ब्रोमीन होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, पल्लवों ने, चोल ने, राष्ट्रकूटों ने या पाल ने। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। एलोरा गुफाओं का निर्माण, सब अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन आप बताएंगे सभी। तो एलोरा गुफा अगर आपसे पूछा जाए, एलोरा गुफा, एलोरा, तो यहाँ से एक शब्द निकालेंगे रा। रा से क्या बन जाएगा? रा से बन जाएगा राष्ट्रकूट। क्या बनेगा? एलोरा। रा से बन जाएगा राष्ट्रकूट। तो ये याद रहेगा, राष्ट्रकूट आप पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट जो वंश है, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। एलोरा आपने पढ़ा होगा, दंतीदुर्ग इसका फाउंडर है, बहुत पूछा जाता है। एलोरा का जो आपके राष्ट्रकूट वंश है, इसका संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। पाल वंश का अगर आपसे पूछे, पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। एक बार देख लेते हैं। चोल वंश का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या था? चोल वंश का संस्थापक था आपका विजयालय। कौन था? विजयालय। और पल्लव वंश का आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे इसको भी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था सिंह विष्णु। क्या नाम था पल्लव वंश का संस्थापक? सिंह विष्णु। क्लियर हुआ? अब इसमें इसी में आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश, ठीक है। अब आपको पूछा है कि एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है ये किसने कराया था? एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है, रा से क्या बन जाएगा आपका? राष्ट्रकूट। रा से क्या बनेगा? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। बताएंगे सभी। तो ये आपका क्लियर हुआ। एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है किसने करवाया? आपका राष्ट्रकूट ने कराया। अगर आपसे पूछे एलोरा गुफा, एलोरा गुफा अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या, तो कुल संख्या आप याद रखेंगे। इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या आपकी 34 इनकी कुल संख्या है। अब इनमें से भी आपकी जो गुफाएं ये अलग अलग आपके धर्म से संबंधित है। जैसे अगर 1 नंबर से लेकर के और 12 नंबर तक की जो गुफाएं ये किससे संबंधित हैं? ये है आपकी बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उसके बाद 13 से लेकर के और 29 तक ये कौन से धर्म से संबंधित हैं? ये आपके हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और उसके बाद याद रखेंगे जी 30 से लेकर के और कहाँ तक आपका 34 तक,
30 से लेकर 34 तक ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये आपकी जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर हो गया? तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 से 12 तक आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से 29 तक आपकी हिंदू धर्म से, और 30 से 34 तक कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा होगा, तो 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा आपका किया गया। तो ये मंगल पांडे के द्वारा कहाँ से किया गया? बैरकपुर पश्चिम बंगाल से किया गया। प्रमुख कारण क्या था? गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना इसका प्रमुख कारण था। तो मंगल पांडे ने अपना विरोध दर्ज किया, और विरोध दर्ज करने के दौरान आप पढ़ते हैं कि जो मेजर हडसन था, मेजर हडसन की गोली मारकर हत्या कर दी 29 मार्च 1857, और बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो ये तो हो गया 1857 का विद्रोह। अगर क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो जो आपकी छोटी रियासतें थी तो उनके द्वारा क्रांति की शुरुआत की, और 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये 10 मई 1857 को मेरठ से की गई, और मेरठ में इसका जो नेतृत्व है तो धन सिंह गुर्जर और आपके दूसरे व्यक्ति थे कदम सिंह। तो इनके द्वारा यहाँ से मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन भी बनता है कि क्रांति नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मेरठ को जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति में ये आपने पढ़ा है। उसके बाद में 1857 बहुत सारा आपका विवरण, जैसे कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहब। लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल। झांसी में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको बताना है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका नाम आप याद रखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। और आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसे आप याद रखेंगे कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। ये 2 क्वेश्चन आते बहुत हैं। तो पीएम पूछे तो पामस्टन है, और आपसे पूछा जाए कि गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज आपको बताना है। अष्टदिग्गज तो आपको याद रखेंगे नवरत्न 2 हैं, चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर। और एक अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान पूछे तो शिवाजी, और दिग्गज पूछ रहा है दैसे दिग्गज दैसे देवराय। तो आप पढ़ते हैं। तो अष्टदिग्गज आपसे पूछा जाए, अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? कृष्ण देव राय। किससे है? कृष्ण देव राय। आगे बढ़ते हैं। जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? जेजाग भुक्ति किसको जाना जाता था? तो इसमें आपको याद रखना है, ये 4 ऑप्शन है, बंगेलखंड, मालवा, विदर्भ या बुंदेलखंड। इनमें से आप बताएंगे जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था। तो इसमें आप आंसर याद रखेंगे किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था आपका? जेजाग भुक्ति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत की मुख्य खाद्य फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा खाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो प्रमुख खाद्य फसल आपकी कौन सी है? तो उत्तर भारत में तो ज़्यादातर आप देखते हैं गेहूं की जो रोटी होती है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में बिहार राज्य है ये है, और दक्षिण भारत में ये सबसे ज़्यादा जो आपकी खाद्य फसल है वो कौन सी? आपकी चावल। तो याद रखना गेहूं ना होकर के भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। ये याद रखेंगे कौन से? आपके चावल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन आपने पिछले मॉक टेस्ट में भी आपका आया था, वहां पे कोट के रूप में दे रखा था प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है आपने पढ़ा होगा वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? कैलाश सांखला। किस व्यक्ति ने की थी? व्यक्ति का नाम है कैलाश सांखला ने इसकी शुरुआत की। इसी कारण टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला ने कौन से नेशनल पार्क से? तो ये भी याद रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किसकी स्थापना की थी? टाइगर प्रोजेक्ट की आपकी शुरुआत की थी किसने की? कैलाश सांखला ने। किस वर्ष की? 1973। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपने पढ़ा होगा कई बार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं? लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप पढ़ते हैं 1972,
उसके बाद आपने पढ़ा होगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं, तो इसमें जो इसके नियम बनाए गए इसमें कुल कितनी धारा बनाई गई हैं, तो 30, 26, 31, 41, इनमें से आपको बताना है कितनी धाराएं। तो धारा आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे कुल कितनी धाराएं, धारा याद रखेंगे 26 धारा। कितनी धाराएं, 26 धारा। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या क्या है। लोकसभा और राज्यसभा, तो कोई भी आपका सदन हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी के लिए गणपूर्ति या कोरम संख्या। गणपूर्ति या कोरम संख्या क्या है, जैसे कोई सदन की कार्यवाही आपकी होनी है या बैठक आपकी संचालित होनी है तो उसमें प्रतिभाग करने वाले कम से कम लोगों की सदस्यों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे गणपूर्ति या कोरम संख्या। एग्जाम्पल फॉर, जैसे आप पढ़ते हैं जो आपके लोकसभा है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या जैसे आप पढ़ते हैं 543 निर्वाचित, 545 आप मानते हैं कितनी है, 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत होते हैं, तो 545। अब 545 का आप 10% निकालेंगे कि तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54.5। तो आधा तो नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है अगर लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, बैठक चल रही है, तो कम से कम उसमें कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर, यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 403 + 1। अब इसका 10% आप निकालेंगे, 10% कितना हो जाएगा, 40.4, क्योंकि टोटल आपका 404 बनेगा। तो अगर यूपी विधानसभा में कार्यवाही आपकी संचालित होनी है तो कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए उसमें प्रतिभाग करने के लिए, तो उसमें आप याद रखें कितनी होनी चाहिए, 41। कितनी होनी चाहिए, 41। तो ये होता आपको कोई भी सदन हो उसका 10% आपका क्या कहलाएगा, गणपूर्ति या कोरम संख्या। तो आपको याद रखना है गणपूर्ति या कोरम संख्या कुल सदस्यों का कितना होता है, 1/10। कितना होता है, 1/10। क्लियर हो गया, 1/10। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने बुलाए जाते हैं, कितने बुलाए जाते हैं, कितने बुलाए जाते हैं मतलब है क्या, कौन बुलाए जाते हैं, कितने सत्र बुलाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, 2, 3, 1, 4, इनमें से आपको बताना है सत्र। तो सत्र आप पढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा है कम से कम। अगर कम से कम आपसे पूछा जा रहा है तो कम से कम तो आप याद रखेंगे एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल वे में कितने सत्र होते हैं, आपके 3 सत्र होते हैं कम से कम, क्योंकि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। अब सत्र कितने होते हैं, तो आप जब भारतीय संविधान का आर्टिकल 85 पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, लोकसभा के सत्र, सत्रावसान, ये सब आपका दिया गया है। तो आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 85 के तहत 3 सत्र आपके होते हैं एक वर्ष में। सबसे पहले होता है बजट सत्र। कौन सा सत्र है, बजट सत्र। बजट सत्र के बाद में आप याद रखेंगे कौन सा सत्र होता है, मानसून सत्र, मानसून सत्र। और मानसून सत्र के बाद में आप याद रखेंगे कौन सा सत्र होता है, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र आपके होते हैं। अब इनमें समय सबके आपके अपने अलग अलग हैं, सबके समय अलग अलग है। बजट सत्र अगर आपसे पूछ रहा है बजट सत्र का समय क्या है, बजट सत्र आपका कब से कब तक चलेगा, तो बजट सत्र आप याद रखेंगे ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। क्या है, आप याद रखेंगे फरवरी, क्या है आपका मार्च, अप्रैल और क्या है आपका मई। ये 4 माह तक आपका चलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो इनमें से 4 माह में से किसी भी एक माह में आयोजित हो सकता है। मानसून सत्र 1 वर्ष 1 माह का अंतराल हो जाएगा। उसके बाद याद रखेंगे 1 माह का अंतराल, जून की छुट्टी, फिर उसके बाद क्या है जुलाई, जुलाई के बाद क्या हो जाएगा आपका अगस्त, और अगस्त के बाद क्या हो जाएगा सितंबर। ये 3 माह में से किसी एक माह में कौन सा सत्र है, मानसून सत्र स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 माह की छुट्टी, और फिर आप याद रखेंगे एक क्या है नवंबर और एक क्या है आपका दिसंबर, नवंबर और क्या है आपका दिसंबर। तो ये आपके 3 सत्र होते हैं नॉर्मल वे में, बजट सत्र, मानसून सत्र और कौन सा है शीतकालीन सत्र। तो आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम कितने सत्र होते हैं, अधिकतम आपके 3 सत्र होते हैं, और न्यूनतम अगर आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम कितने सत्र होते हैं, 2 सत्र होते हैं। उसके बाद में
जो ये सत्र होते हैं, सत्र में सत्रावसान यानी इनको जब समाप्त करने का जो अधिकार है, सत्रावसान करने का अधिकार है, वो किसे होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सत्रावसान करने का अधिकार होता है। और ये अधिकार कौन से आर्टिकल मिला हुआ है? आर्टिकल 85, आर्टिकल 85। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक गैस विद्युत बल्ब के अंदर भरी होती है। इनमें आप याद रखेंगे कौन सी गैस होती है आपकी? आर्गन गैस। कौन सी गैस है? ऑर्गन गैस। ये आपके अंदर इसके भरी होती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था? आपको बताना है कि सर्वप्रथम किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। बताएंगे आप सभी, कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपके सामने आपके व्यक्ति हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसे आपका भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये पूरा नाम इनका है गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन। भारत रत्न पुरस्कार आप पढ़ते हैं, जो भारत रत्न पुरस्कार है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो शुरुआत है, ये वर्ष 1954 में इसकी शुरुआत की गई, भारत रत्न पुरस्कार। और भारत में अभी तक जो आपका सिविल मामले होते हैं तो उसमें दिए जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। और इसमें आप पढ़ते हैं कि ये भारत रत्न की जो आकृति होती है, तो एक पीपल का पत्ता होता है और बीच में उसमें सूर्य की आकृति का आपका एक चिन्ह बना होता है, तो वो होता है आपका भारत रत्न। कोई धनराशि इसमें नहीं दी जाती। उसके बाद में भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954। और अभी तक मात्र कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए गए? 48। कितने दिए गए? 48। अब सबसे पहली बार किसको मिला है? सबसे पहली बार आप याद रखेंगे, सबसे पहली बार 3 व्यक्तियों को मिला। एक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक कौन है? सी राजगोपालचारी। सीवी रमन को पहली बार आपका प्रदान नहीं किया गया। तो 3 व्यक्ति याद रखेंगे जिन्हें सबसे पहले मिला, गोविंद वल्लभ पंत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कौन है? सी राजगोपालचारी। शुरुआत कब हुई? 1954। और अभी तक कितने भारतीयों को दिया गया है? मतलब अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया? 48 व्यक्तियों को दे दिया गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम परमवीर चक्र। क्या है? ये चक्र लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को किस युद्ध के लिए दिया गया था? परमवीर चक्र आप पढ़ते हैं। परमवीर चक्र की अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? परमवीर चक्र 1950 में स्थापित हुआ था। और ये क्या है? युद्ध स्थल में। तो युद्ध स्थल में आपका अत्यधिक वीरता प्रदर्शन के लिए आपका प्रदान किया जाता है कौन सा? परमवीर चक्र। और ये मात्र केवल 21 व्यक्तियों को अब तक दिया गया है। 21 व्यक्तियों को आपका दिया गया परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र 1950 में शुरू हुआ और भारत में आपका बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को आपका दिया गया। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को किस लड़ाई के लिए दिया गया? बड़गाम, नौशेरा, तिथवाल या रेजांगला, इनमें से आपको बताना है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत मिला और मेजर सोमनाथ शर्मा ने बड़गांव आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपका ये लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई जो थी आपकी किस वर्ष लड़ी थी? 1947 में। 1947 में ये लड़ाई लड़ी बड़गांव। और बड़गांव कहाँ पड़ता? आपका जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे पूछा जाए मेजर सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से आपके संबंधित थे, तो रेजिमेंट का भी आप नाम याद रखेंगे। ये कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? कुमाऊं रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट है? कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे मेजर सोमनाथ शर्मा। और इनको बड़गाम यानी 1947 की लड़ाई के लिए आपका भारत का पहला परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया। और अभी तक कितने व्यक्तियों को मिला है? आपका 21। केवल किसको मिला है? आपका 21 को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्र के कुल बैंक कितने हैं? यानी जो पीएसबी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आप बोलते हैं, तो वो कितने? 19, 21, 12 बताएंगे या 11? इनमें से आपको बताएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान में जो बैंक का परिदृश्य है उसमें आप याद रखेंगे उसमें बैंकों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए जी सार्वजनिक क्षेत्र के कितने सार्वजनिक बैंक कितने? सार्वजनिक याद रखेंगे। सार्वजनिक है अब वर्तमान में 12। कितने हैं आपके? 12 सार्वजनिक बैंक 12। निजी क्षेत्र के जैसे HDFC है, ICICI है,
ये निजी क्षेत्र के कितने, इसका उल्टा कर देंगे तो 12 का उल्टा कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। और आपसे पूछा जाए जी ग्रामीण बैंक कितने, ग्रामीण बैंक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ग्रामीण बैंक आप याद रखेंगे कितने, 21 का दूना करेंगे, 21 दूनी 42 और 1 43। तो वर्तमान में बैंकों का परिदृश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र के 12, निजी क्षेत्र के 21 और ग्रामीण बैंक कितने 43। आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन ये आपका सफल नहीं हो सका। उसके बाद में आप पढ़ते हैं जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1935 में हुई। इसकी स्थापना पहले कौन से शहर में हुई, कोलकाता में, और इसी के 2 वर्ष बाद इसको स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया गया, मुंबई। इसलिए आप अभी भी पढ़ते हैं कि आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आपसे पूछा जाएगा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आपने पढ़ा होगा 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपसे पूछा जाए 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 15 अप्रैल 1980। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, इनको याद रखेंगे आप। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अगर आपसे पूछ रहा है कितने हैं, 12, निजी के 21, ग्रामीण बैंक 43। भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कोलकाता में। आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में मुंबई में, मतलब पहले कोलकाता में हुई, फिर बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में, इसलिए आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969, और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 15 अप्रैल 1980। ये याद रखने आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपी धर, ये डीपी धर है, घर नहीं है। डीपी धर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसमें आपके सामने पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ा होगा। पंचवर्षीय योजना हमने कौन से देश से स्वीकार किए, ये हमने रूस देश से स्वीकार किए। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ा होगा 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, मॉडल भी आप पढ़ते हैं, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आपकी आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और कृषि में इस पे जोर दिया गया। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ा होगा 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल है, और ये सबसे ज़्यादा मॉडल पूछा जाता है। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये इस मॉडल पर आधारित थे। और इसमें क्या है, जो आपके औद्योगिक कारखाने उनको बढ़ावा दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन है, और अंतिम पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जाए 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल आप पढ़ते हैं कि 2012 से और 2017 तक आपका रहा था। अब पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई है। तो अब यहाँ से पूछा डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो इसे याद रखेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है जी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 10 अवतार किस राज्य के लोक नृत्य है। ये आपके सामने राज्य हैं और लोक नृत्य है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इनमें से आपको बताना है 10 अवतार किस राज्य का लोक नृत्य है। 10 अवतार अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 10 अवतार किस राज्य का है, तो इसे आप याद रखेंगे कौन से राज्य का है, गोवा राज्य का लोक नृत्य क्या है, 10 अवतार। 10 अवतार गोवा राज्य का लोक नृत्य। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का, देखते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ जी इस मॉक टेस्ट के लेने से हमें जो जीएस का लेवल है वो हमारा बढ़ रहा है, जीएस के लेवल में हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो आप एक बार चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और जो आज का क्लास है, आपकी आज की क्लास है, इसको आप लाइक ज़रूर करेंगे सभी। तो लास्ट क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है। सिराज ए हिंद क्वेश्चन है आपका सामने, जौनपुर, संभल, अजमेर, कन्नौज। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है, तो सिराज ए हिंद आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर की जो स्थापना है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, अपने बड़े भाई जौना खां, किसकी याद में, जौना खां। और जौना खां ही किस नाम से प्रसिद्ध था, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध था जौना खां। इसकी याद में जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक। किसने की थी आपकी, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर हुआ।
तो ये आज का मॉक टेस्ट था। और टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार पुनः मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।